नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के जंगलों की एक कह सकते हैं अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि भारत में हर कुछ किलोमीटर पर नज़ारे बदल जाते हैं और इन नज़ारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जंगल। जी। तो स्रोत बताते हैं कि किसी जगह पर कैसे जंगल होंगे ये 5 चीजों पर तय होता है। हाँ, 5 मुख्य कारक हैं। तापमान, बारिश, मिट्टी, जमीन की बनावट और हाँ, धूप। तो आज हम एक तरह से पूरे भारत का नक्शा उसके जंगलों के जरिए पढ़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये पांचों कारक अकेले काम नहीं करते। अच्छा। ये एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं और इनमें से भी आप कह सकते हैं वर्षा और तापमान ये 2 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। मतलब ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि किसी जगह की वनस्पति का चरित्र कैसा होगा। आपने सही पकड़ा। तो ये चर्चा सिर्फ ये जानने के बारे में नहीं है कि कौन सा पेड़ कहाँ मिलता है, बल्कि उस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को, उस पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश है। तो चलिए सबसे घने और हरे भरे जंगलों से शुरू करते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। हाँ। स्रोत कहते हैं कि यहाँ 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। मतलब कल्पना करना भी मुश्किल है। बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वहां की जमीन हमेशा गीली दलदली सी रहती होगी। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है कि फिर पेड़ वहां टिकते कैसे हैं। हाँ, कैसे उनकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है और प्रकृति का जवाब उससे भी ज्यादा शानदार है। वो कैसे? देखिए, यही वजह है कि इन पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी नहीं जाती। इसके बजाय वे सतह के पास फैलती हैं और कई पेड़ों में तो बट्रेस रूट्स विकसित हो जाती हैं। बट्रेस रूट्स? हाँ, आपने तस्वीरों में देखा होगा, पेड़ के तने के चारों ओर वो बड़े बड़े पंखों जैसी जड़ें। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गई। वो इन विशाल पेड़ों को दलदली जमीन पर सहारा भी देती हैं और सतह से पोषक तत्व भी सोखती हैं। वाह। और इन जंगलों में आबनूस, महोगनी, रोजवुड जैसे पेड़ों का जिक्र है जिनकी लकड़ी तो दुनिया में सबसे कीमती मानी जाती है। जी हाँ। तो क्या ये जंगल व्यावसायिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है? तार्किक रूप से तो होने चाहिए, क्योंकि यहाँ की लकड़ी बहुत कठोर और टिकाऊ होती है। तो फिर समस्या क्या है? व्यावसायिक कटाई यहाँ लगभग नामुमकिन है। इसकी 2 वजहें। पहली, जैसा आपने कहा, जमीन दलदली है और झाड़ियां इतनी घनी हैं कि अंदर पहुंचना ही एक चुनौती है। और दूसरी वजह और भी दिलचस्प है, वो है इन जंगलों की विविधता। यहाँ आपको एक ही पेड़ का पूरा जंगल नहीं मिलेगा। अच्छा। 1 हेक्टेयर में ही दर्जनों अलग अलग प्रजाति के पेड़ एक दूसरे से गुंथे हुए मिलेंगे। अब ये व्यावसायिक कटाई के लिए तो बहुत अव्यवहारिक हो जाता है। समझ गई। मतलब प्रकृति की यही विविधता इन जंगलों की एक तरह से रक्षा भी करती है। बिल्कुल। और इन्हें सदाबहार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल भर हरे रहते हैं, है ना? हाँ, पर उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पेड़ों के पत्ते गिराने, फूल आने या फल लगने का कोई एक तय मौसम नहीं होता। अच्छा। हर प्रजाति का अपना चक्र होता है। तो जब कुछ पेड़ पत्ते गिरा रहे होते हैं तो बाकी हरे भरे होते हैं। जंगल हमेशा हरा ही नजर आता है। ठीक है, अब सदाबहार से थोड़ा कम बारिश वाले इलाकों में चलते हैं। अर्ध सदाबहार वनस्पति, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन। यहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो ये सदाबहार और पर्णपाती वनों का एक मिश्रण है। बिल्कुल, ये एक तरह के ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन। हाँ, मतलब यहाँ आपको सदाबहार वनों के कुछ पेड़ मिलेंगे, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी प्रजातियां भी जो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देती हैं। ये उतने घने नहीं होते। तो यहाँ पहुँचना थोड़ा आसान होता होगा। हाँ, और दुर्भाग्य से इसी वजह से इन पर मानवीय गतिविधियों का असर भी ज्यादा पड़ा है। जैसे कि खासकर स्थानांतरित कृषि, जिसे झूम खेती कहते हैं, और ईंधन के लिए लकड़ी की कटाई ने इन जंगलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। चलिए अब उन जंगलों की बात करते हैं जो शायद भारत की पहचान से सबसे ज्यादा जुड़े हैं। मानसून के जंगल, पर्णपाती वन यानी डेसिडोस फॉरेस्ट्स। हाँ। पहले बात करते हैं आर्द्र पर्णपाती वनों की, जहां 70 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये तो भारत के बहुत बड़े हिस्से को कवर करते होंगे। जी, ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए जंगल हैं और आर्थिक रूप से भी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा। सागवान, साल, शीशम, चंदन, ये सभी पेड़ इन्हीं जंगलों की देन है। एक मिनट, इन्हें पर्णपाती कहते हैं, मतलब पत्ते गिराने वाले। ये अपने पत्ते क्यों गिराते हैं? ये पानी बचाने की एक अद्भुत रणनीति है। पानी बचाने की? हाँ, इन इलाकों में मानसून में तो खूब बारिश होती है, लेकिन साल में एक लंबा शुष्क मौसम भी आता है, खासकर गर्मियों में। तब जमीन में नमी कम हो जाती होगी। बिल्कुल, और पेड़ों के पत्तों से वाष्पीकरण के जरिए लगातार पानी उड़ता रहता है। तो पानी बचाने के लिए
ये पेड़ गर्मी की शुरुआत में ही अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। वाह, मतलब ये तो एक तरह का प्राकृतिक कैलेंडर हुआ जो ठीक गर्मी शुरू होने से पहले काम करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे ही मानसून की पहली बौछारें पड़ती हैं, ये पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। और इसी में दूसरे आते हैं शुष्क पर्णपाती वन। हाँ, ड्राइड डेसिडुअस, जहां बारिश और भी कम 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। तो जाहिर है यहाँ के पेड़ और भी ज्यादा सूखे को झेलने में सक्षम होंगे। स्रोत में तेंदू, पलास, बेर जैसे पेड़ों का नाम है। जी, और इन पेड़ों का स्थानीय जीवन और अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा नाता है। जैसे तेंदू के पत्ते। हाँ, बीड़ी बनाने के काम आते हैं। बिल्कुल, जो लाखों लोगों की आजीविका का स्रोत है। और पलास, जब बसंत में इस पर नारंगी फूल खिलते हैं तो पूरा जंगल ऐसा लगता है मानो आग लग गई हो। इसीलिए इसे जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं, है ना? सही कहा। तो ये जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं बल्कि चारा, ईंधन और कई तरह के उत्पाद भी मुहैया कराते हैं। तो पर्णपाती वनों का पूरा खेल पानी बचाने पर टिका है। लेकिन तब क्या होता है जब पानी इतना कम हो जाए कि पत्ते गिराने से भी काम न चले? तब हम भारत के उन इलाकों में पहुंचते हैं जहां पौधों ने जीवित रहने के लिए असाधारण तरीके खोज निकाले हैं। मरुस्थलीय वनस्पति। हाँ, डेजर्ट वेजिटेशन, जहां बारिश 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ जीवन का एक ही मंत्र है, पानी की हर बूंद को बचाना। तो यहाँ के पौधों ने खुद को कैसे ढाला है? मतलब कंटीली झाड़ियां तो हम सबने देखी हैं, पर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान बहुत आकर्षक है। पहला, वाष्पीकरण कम करने के लिए पत्तियों ने अपना आकार बहुत छोटा कर लिया है, या फिर वो कांटों में बदल गई हैं कि वो पानी जमा कर सकें। और तीसरा, इनकी जड़ें वो बहुत गहरी जाती होंगी। अविश्वसनीय रूप से गहरी, पानी की तलाश में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाती हैं। इस कठोर दुनिया से निकलकर अब एक बिल्कुल अलग और अनोखे माहौल में चलते हैं, समुद्र के किनारे। ज्वारीय वनस्पति या मैंग्रोव वन। ये तो वो जंगल हैं जो दिन में 2 बार समुद्र के खारे पानी में डूबते हैं। जी, यहाँ की मिट्टी में ऑक्सीजन लगभग नहीं होती और पानी में नमक बहुत ज्यादा होता है। किसी भी सामान्य पेड़ के लिए ये मौत का सामान है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण सुंदरबन डेल्टा है, जिसका नाम सुंदरी पेड़ों पर पड़ा है। इन सुंदरी पेड़ों में ऐसा क्या खास है? सुंदरी पेड़ मैंग्रोव के दुनिया के बादशाह हैं। इनकी लकड़ी इतनी मजबूत और क्या कहते हैं पानी प्रतिरोधी होती है कि इसका इस्तेमाल नाव बनाने में होता है। अच्छा। और सिर्फ सुंदरी ही नहीं, यहाँ के सभी मैंग्रोव पेड़ों ने सांस लेने का एक अनोखा तरीका विकसित किया है। सांस लेने का तरीका? हाँ, उनकी जड़ें जमीन के अंदर जाने के बजाय ऊपर हवा में निकल आती हैं। सच में? जी, इन्हें न्यूमैटोफोर्स या श्वास जड़ें कहते हैं। इन्हीं के जरिए वे हवा से सीधे ऑक्सीजन लेते हैं। क्या बात है। और मैंने सुना है कि ये जंगल तटों की रक्षा भी करते हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये तटों के प्राकृतिक कवच हैं। इनकी घनी और उलझी हुई जड़ें सुनामी और चक्रवाती तूफानों की लहरों की ऊर्जा को सोख लेती हैं और तटीय इलाकों को भारी तबाही से बचाती हैं। तो हमने मैदानों और तटों की यात्रा कर ली, अब पहाड़ों की ओर चढ़ते हैं। हाँ, पर्वतीय वनस्पति। स्रोत बताते हैं कि भारत में ये 2 तरह की है, एक प्रायद्वीपीय भारत की और दूसरी हिमालय की। पहले दक्षिण की बात करते हैं, जहां पश्चिमी घाट और नीलगिरी में शोला वन पाए जाते हैं। ये क्या है? शोला वन, देखिए, ये दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से है। अनोखे कैसे? इन्हें स्काई आइलैंड्स यानी आसमानी द्वीप भी कहा जाता है। आसमानी द्वीप? हाँ, ये ऊंचे पहाड़ों पर विशाल घास के मैदानों के बीच घाटियों में बसे हुए जंगल हैं। हजारों सालों से ये बाकी दुनिया के जंगलों से कटे हुए हैं, एक द्वीप की तरह। तो इस अलगाव की वजह से क्या हुआ? यहाँ ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु विकसित हुए हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। ये एक तरह से प्रकृति की अपनी प्रयोगशालाएं हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उस महान पर्वत श्रृंखला की ओर चलते हैं जो भारत के मौसम और वनस्पति दोनों को परिभाषित करती है, हिमालय। बिल्कुल। यहाँ तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नजारा पूरी तरह बदल जाता होगा। बिल्कुल। हिमालय पर चढ़ना भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यात्रा करने जैसा है। हर 1000 मीटर की चढ़ाई पर आपको वनस्पति का एक नया संसार मिलेगा। तो चलिए एक यात्रा करते हैं। 900 मीटर तक की तलहटी में क्या मिलता है? यहाँ आपको उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन मिलेंगे, जो कुछ हमारे मैदानी पर्णपाती वनों जैसे ही होते हैं। और इसके ऊपर जब हम 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचते हैं, यहाँ से शीतोष्ण कटिबंध शुरू हो जाता है।
आपको चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के घने जंगल मिलेंगे। और फिर लगभग 1500 मीटर के बाद एक बड़ा बदलाव आता है ना? हाँ, चीड़ यानी पाइन के जंगल शुरू हो जाते हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। और जब हम चीड़ के जंगलों से और ऊपर देवदार के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो क्या ये बदलाव अचानक होता है? नहीं, ये एक बहुत सुंदर और क्रमिक बदलाव है। अच्छा। आपको पहले चीड़ के साथ कुछ ओक दिखेंगे, फिर जैसे जैसे नमी और ठंडक बढ़ेगी, देवदार के ऊंचे राजसी पेड़ नजर आने लगेंगे। हवा की खुशबू बदल जाती है। देवदार की भीनी भीनी महक। जी। 2000 से 3000 मीटर के बीच का ये क्षेत्र देवदार, भोजपत्र, सिल्वर फर और स्प्रूस जैसे शानदार पेड़ों का घर है। देवदार, जिसे देवताओं का वृक्ष भी कहते हैं। और स्रोत ये भी बताते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी हिमालय में फर्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। पूर्वी हिमालय जैसे अरुणाचल और सिक्किम में पश्चिमी हिमालय की तुलना में बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो वहाँ वनस्पति ज्यादा घनी होगी। ज्यादा घनी, ज्यादा विविध और ज्यादा स्तरों वाली। आपको वहाँ ऑर्किड, फर्न और तरह तरह की लताएं पेड़ों से लिपटी मिलेंगी। जबकि पश्चिमी हिमालय थोड़ा शुष्क है, इसलिए वहाँ आपको देवदार और चीड़ जैसे शंकुधारी पेड़ ज्यादा मिलेंगे। वाह! तो आज हमने अंडमान के घने सदाबहार जंगलों से अपनी यात्रा शुरू की, फिर मानसून के पर्णपाती वनों को समझा, राजस्थान के रेगिस्तान में पौधों के संघर्ष को देखा, सुंदरबन के अनोखे मैंग्रोव से मिले और अंत में हिमालय के देवदार के जंगलों तक की चढ़ाई की। ये विविधता सच में अविश्वसनीय है। और आज की इस पूरी यात्रा का सार यही है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति सिर्फ पेड़ों का संग्रह नहीं है। यह तापमान, वर्षा, मिट्टी और ऊंचाई जैसे कारकों के बीच लाखों सालों से चल रही एक जटिल और सुंदर बातचीत का नतीजा है। हर जंगल अपने वातावरण में जीने की एक कामयाब कहानी है। बिल्कुल। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.